गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमने उसमें बाबर के पूरे प्रारंभिक जीवन के बारे में और भारत में बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बाबर का अगर हम बात करें पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसे कालंदर भी कहा जाता था। कालंदर भी कहा जाता था। तो बाबर को कालंदर नाम क्यों पड़ा, तो जैसा कि हम हालांकि इसके बारे में बात कर चुके हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जब विजयी हुआ था तो उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को 2-2 चांदी के सिक्के बांटे थे और अपने सरदारों को उसने बड़ी बड़ी जागीरें भी प्रदान की थी। तो इसलिए इसके सरदारों ने इसे कालंदर कहा था। और अगर हम बात करें तो बाबर मुगल बादशाहों में प्रथम था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। पादशाह की उपाधि बाबर ने सर्वप्रथम धारण की थी। कहां धारण की थी ये भी आप जानते हैं, जब बाबर ने काबुल पर विजय की थी तब उसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन अब हम बात करें कि बाबर जो है एक उच्च कोटि का लेखक और कला प्रेमी भी था। तो बाबर के बारे में जो कहा गया कि उच्च कोटि का लेखक, तो लेखक क्यों कहा गया, तो अब देखते हैं। क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा क्या थी, उसने आत्मकथा जो लिखी, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी नाम से लिखी। इसकी भाषा क्या थी, किस भाषा में बाबर ने इसे लिखा था, तो बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इसे बाबर नामा नाम से भी जाना जाता है और एक कौन से नाम से जाना जाता है, वाकियाते बाबरी, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सारे नाम हैं किसके हैं, बाबर ने जो आत्मकथा लिखी थी उस पुस्तक के नाम हैं। और इस पुस्तक का अकबर के समय सर्वप्रथम अगर अनुवाद फारसी भाषा में, अगर हम बात करें फारसी भाषा में, इस पुस्तक का अनुवाद फारसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, तो पायंदा खां ने किया था। ये जो पायंदा खां थे, इन्होंने अकबर के समय में सबसे पहले, यह तुर्की मूल रूप से तुर्की में थी लेकिन इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था अकबर के समय पायंदा खां ने। फिर उसी कुछ समय बाद ही 1590 में फिर से इसका फारसी में अनुवाद किया गया और इस बार इसका अनुवाद किसने किया, इस बार इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। फिर अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं, कि अंग्रेजी भाषा में इसका सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है। इसमें एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है फारसी, क्या पूछता है, फारसी,
मतलब कि जो ये तुजु के बाबरी थी, इसका अनुवाद किस में हो गया था? फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा से जब यह अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया, तो फारसी भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो किया था लीडन, अर्स्किन और एल किंग ने। इन लोगों ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया था। फिर अगर हम पूछें और कब किया था, तो इसकी डेट थी 1826। 1826 में किया था लीडन, अर्स्किन और एल्किंग ने। 1826 में इसको फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया था। लेकिन इसी में फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि तुर्की भाषा से, तुर्की भाषा से अंग्रेजी में, तुर्की भाषा में, तो जो तुर्की भाषा में तो जो तुजु के बाबरी थे मूल रूप से किस भाषा में थे? तुर्की भाषा में। तो प्रश्न यह पूछता है कि तुर्की भाषा से इसे अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट किया था? तो जो इसकी मूल रूप में जो पुस्तक लिखी गई थी तुजु के बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी, तो इस भाषा से इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था किसने? मिजेस बेवरीज ने। मिजेस बेवरीज ने। और कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। तो ये जो पुस्तक है तुजु के बाबरी, ये भी एग्जाम में काफी पूछी जाती है कि इसका फारसी से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था और तुर्की भाषा से किसने इसका अनुवाद किया था। फिर अगर हम बात करें बाबर ने काव्य रचनाओं का संग्रह दीवान में किया था। दीवान में किया। तो बाबर का जो ये काव्य रचनाओं का संग्रह है वो दीवान में किया गया था। तो ये दीवान क्या था? तो ये एक्चुअली कविताओं का एक संग्रह है, उसको कहा गया है दीवान। ठीक, तो ये जो है ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा बाबर की अगर बात करें तो उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा। जो यह मुबैयान लिखा था, यह उसने एक नवीन शैली में लिखा था। तो लेकिन अगर मुबैयान पूछे है क्या, तो ये मुस्लिम कानून का एक संग्रह है, उसको जो है मुबैयान कहा गया। तो यह भी एक बाबर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है मुबैयान, जिसमें मुस्लिम कानूनों का संग्रह किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाबर ने एक अन्य रचना की थी, क्योंकि अभी हम साहित्य पर बात कर रहे हैं, तो बाबर ने एक अन्य रचना की थी। बाबर की एक अन्य रचना थी, बाबर की एक अन्य रचना थी जिसका नाम था रिसाल ए उसज। क्या नाम था? रिसाल ए उसज। इसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। ठीक, तो बात चल रही थी साहित्य की। साहित्य में बाबर ने जो है कहते हैं कि बाबर जो है उच्च कोटि का लेखक भी था, तो इसीलिए उसको लेखक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मकथा जो लिखी तुजु के बाबरी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। और साथ में दीवान जो काव्य रचनाओं का संग्रह था, फिर उसने एक नवीन शैली मुबैयान लिखी, और एक ये जो खत ए बाबरी, इसकी भी शैली नवीन मानी जाती है। इसकी भी अगर हम बात करें तो जो शैली है वह भी नवीन
मानी जाती है। तो ये थे साहित्य संबंधी बाबर से साहित्य संबंधी बाबर के प्रश्न। अब अगर हम बात करें अगर स्थापत्य की, इसकी स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा बाबर को समय नहीं मिला जो वह कुछ निर्माण करवाता, लेकिन तीन चीजें हैं जिसमें पहली बात करें तो पानीपत में इसने क्या बनवाया था? काबुली मस्जिद। पानीपत में बाबर ने काबुली मस्जिद बनवाई थी। यह भी एग्जाम में पूछी जाती है कि काबुली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। फिर अगर बात करें तो बाबर ने रुहेलखंड में शंभल मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अयोध्या में इसके एक सेनापति थे मीर बकी, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये इन चीजों का निर्माण कराया था। और साथ में ये भी एक चीज और बताई जाती है कि बाबर ने भारत में 4 बाग पद्धति का आरंभ किया था। 4 बाग पद्धति का आरंभ किया था। तो ये 4 बाग पद्धति क्या थी? 4 बाग पद्धति ये थी कि इसमें बाग के बीचों बीच में एक महल या स्मारक बनाया जाता था। इसे ही 4 बाग पद्धति कहा जाता था। बाबर ने यहां लिख लेते हैं, बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। और जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो इसी आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में फिर दफनाया गया था। तो ये हमने बात कर ली स्थापत्य कला की। बाबर ने इन चीजों का जो है भारत में निर्माण किया था। अब अगर हम बात चित्रकला की करें, बाबर के समय चित्रकला की, तो चित्रकला में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक ही चित्रकार का नाम आता है जिसका नाम है चित्रकला। चित्रकला में अगर हम बात करें तो बिहजाद का नाम आता है, बिहजाद। चित्रकला में बिहजाद का नाम आता है। और इसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में बिहजाद की प्रशंसा की है। तो एक ही चित्रकार का नाम पूछा जाता है, वो था बिहजाद, कि बाबर का जो है समकालीन चित्रकार कौन था, तो बिहजाद। तो इस तरीके से बाबर से संबंधित लगभग यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार हम इन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे।
जो पानीपत का प्रथम युद्ध, के हालांकि हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। फिर अगर बात करें खानवा की, खानवा के युद्ध की बात करें, युद्ध तो यह लड़ा गया 16 मार्च 1527 ईस्वी। इसके बाद अगर हम बात करें चंदेरी का, तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। फिर अगर हम बात करें घाघरा की, घाघरा का युद्ध, तो ये इसकी डेट हालांकि 6 मई तो थी ही, 6 मई 1529, लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों में 5 मई भी मिलता है और कुछ किताबों में 6 मई भी मिलता है। लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न पूछता है तो वो 5 और 6 कभी एक साथ डेट नहीं रखेगा। तो वैसे तो अधिकतर किताबों में 6 मई ही मिलता है, लेकिन अगर 6 ना हो और 5 हो तो 5 पर भी आप टिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो बाबर ने भारत में युद्ध लड़े थे, उनकी एक साथ डेटें यहाँ पर डेटों की चर्चा की गई है। एक चीज और हम बात कर लेंगे, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? बाबर के पुत्र, तो हुमायूं के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हुमायूं। फिर कौन थे? कामरान। इसके बाद अस्करी, अस्करी और फिर हिंदाल। हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक, और चलिए अब यहाँ पर जब बात हम कर ही चुके हैं तो साथ में ये भी देख ही लेते हैं कि बाबर ने अपनी पिता की इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी बांट दिया था। तो देखिए, कामरान को उसने काबुल और कांधार, काबुल और कांधार का क्षेत्र कामरान को दे दिया था। अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया था। हिंदाल को अलवर, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया था। इस प्रकार से हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। और बाबर की एक पुत्री भी थी, गुलबदन बेगम। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जितने भी आज हमने ये अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, क्योंकि इनकी चर्चा जो हमने बाबर का जब जीवन परिचय पढ़ाया था और भारत में जो बाबर ने युद्ध लड़े थे, उनमें ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिनकी इसमें चर्चा नहीं हुई थी। तो जो बाबर से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आज हमने उस पर भी चर्चा कर ली है। तो अब अगर ऑल ओवर हम देखें तो एग्जाम में इससे बाहर से कभी नहीं पूछता। अगर आपने इतना सब पढ़ लिया है तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने बाबर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मेरे द्वारा जो बाबर से संबंधित जो आपको जानकारी दी गई है वो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे और ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।